अब इसके आगे इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए देखिए कपड़ा रखा हुआ है, कैसे देसी टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हमें दिखेगा नहीं। तो बेटे मैंने पहले से यहाँ पे ये मार्क करके रखा हुआ है कि इस एरिया में मैं लिखूंगा ही नहीं। और ये ऐसी एक्टिंग है मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं ऐसा ही हूँ या फिर हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। ये एक्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर हैपनिंग बना रहे और आप बोर ना फील करें। बेटे तुम अगर शैतान हो तो मैं असुर हूँ। तो कैसे हैं आप? देखिए 10th क्लास, आज हम आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है उसे शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि आज होकर के हटा है उसे डिस्कस करना जरूरी है। स्कूल ने ये शेड्यूल किया था कि 3 जून तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी और आपको एक दिन पहले बताया गया था और साथ में टाइम टेबल भी दिया गया था, जिसके तहत आपकी मैथ की क्लास सुबह 8 बजे से लेकर के 8:50 तक लगनी थी। लेकिन आपकी 31 लोगों की क्लास में से सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने आए। तो बाकी के जो 26-27 स्टूडेंट नहीं आए, अगर मैं सिलेबस वहां पे करवा देता तो उनके साथ अन्याय हो जाना था। अब टीचर की प्रतिबद्धता में रहते हुए मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मैं उनके साथ अन्याय होने नहीं दे सकता। तो इसलिए ये लेक्चर यहाँ पे इस वे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका लिंक YouTube पे भेज दिया जाएगा आपको। और उसके बाद यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने ये अटेंड नहीं किया और सिलेबस पूरा नहीं किया तो अपना जिम्मेदार वह खुद होगा। आपको शायद ऐसा लगा होगा कि अगर हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो शायद हम काम करने से बच जाएंगे। बेटे तुम अगर शैतान हो तो मैं असुर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी। अब चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, चैप्टर शुरू करते वक्त जैसे कि हमेशा से हमारी अप्रोच रही है कि हम चैप्टर को चैप्टर के नाम से पकड़ेंगे। अब इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है कि संभावना। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर मैथमेटिक्स में संभावना का क्या काम, मैथमेटिक्स में इससे कैसे यूज होगा? तो ये संभावना का यूज मैथमेटिक्स में कैसे होगा ये आपको एस्टैब्लिश करके बताया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करी जाएगी। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में इससे आगे बढ़कर के आपको संभावना को कैलकुलेट करने के तरीके सिखाए जाएंगे। कोई पर्टिकुलर इवेंट के होने की संभावना कितनी हो सकती है या फिर उसके ना होने की संभावना कितनी हो सकती है, यह आपको सिखाया जाएगा। अब फिर से आप ये पूछ सकते हो कि सर इसका मैथमेटिक्स में क्या काम? तो देखिए, देश यह मान करके नहीं चलता है कि आप 10th और +2 पास करने के बाद आइल्स का एग्जाम दोगे और देश छोड़ करके भाग जाओगे। ठीक है जी। देश यह मान करके चलेगा कि आप बड़े होकर के एक काबिल इंसान बनोगे और कहीं पे जाकर के अर्बन प्लानिंग करने में देश की सहायता करोगे। अब जब आप अर्बन प्लानिंग करने में अर्बन प्लानर बन जाओगे और अर्बन प्लानर बने हुए आपके सामने यह चैलेंज आएगा कि दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका जो कि हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन में आता है, उसकी अर्बन प्लानिंग कैसे करी जाए। तो उसकी अर्बन प्लानिंग करते वक्त जब आपके सामने शहर का एक मॉडल आपके टेबल के ऊपर रखा जाएगा तो आपको यह कहा जाएगा कि जब अर्थक्वेक इस शहर को हिट करेगा तो कितनी संभावना है कि कितनी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। और यह संभावना वेरी करेगी कि कितने लेवल का या कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उस टेबल के ऊपर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कितनी बिल्डिंग्स गिरती हैं और कितनी बिल्डिंग्स सर्वाइव कर जाती हैं। और आपके सामने यह चैलेंज पोज किया जाएगा कि इस शहर को कुछ इस तरह से डिजाइन कीजिए, कुछ इस तरह से बिल्डिंग्स की प्लानिंग करिए ताकि जब भी हमें अर्थक्वेक हिट करे तो हमारा मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। तो उस वक्त आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को वेरिड डिग्री पे कंडक्ट करके इस चीज का अनुमान लगाओगे कि मिनिमम वो क्या संभावना हो सकती है कि हमारा जो लॉस है वो कम हो। ठीक है जी। यह एक तरीका था, यह एक एग्जांपल थी जहां पे आपको ये सिखाया गया कि प्रोबेबिलिटी का यूज कहां पे होता है। इस एग्जांपल को और बहुत से बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे एम्प्लीफाई करके समझाया जा सकता है, लेकिन अब उसका वक्त हमारे पास नहीं है। हम चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी। आने वाले वक्त में हो सकता है हम और भी एग्जांपल्स दें,
लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर और भी एग्जाम्पल्स में चले गए तो सारा का सारा वक्त यहीं पे खराब हो जाएगा। फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स उन्माद में आकर के उत्पात भी मचा सकते हैं कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट किया फालतू की बातों में। तो इसलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्कूल से बाहर अगर कोई शैतानी ताकत आकर के आपको ये कहे कि तुम्हारे सर ने तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बताया है, इसे इंग्लिश में कैसे समझाओगे? प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर तुम्हें अंग्रेजों को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? तो ऐसी शैतानी ताकत के मुंह पे डेफिनेशन मारना कि प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द लाइकलीनेस ऑफ एन इवेंट टू अकर। ठीक है जी, इससे भी ज्यादा बेहतर करना है तो ये बोलना प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with how to calculate the likeliness of an event to occur। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी की दो टाइप्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन करी गई हैं। पहली जो टाइप है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें हम हर चीज की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। और जो दूसरी टाइप है उसे कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर इसका एक और नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी बुक में डिटेल में चर्चा की गई है इसकी, और ये हम आज बोर्ड पे करेंगे। इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की मदद से ही सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके आगे एक्सरसाइज अभी भी शुरू नहीं करी जाएगी, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। एक शब्द जो बार बार प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में यूज होता है उसे हम कहते हैं इवेंट। तो ये इवेंट क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जैसे एक कॉइन को टॉस करना या फिर एक डाइस को रोल करना, तो उस एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने के बाद जितनी भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकती हैं उन्हें हम इवेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करें तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं? या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा, तो ये दोनों क्या हैं? इवेंट हैं। अगर हम एक डाइस को रोल करें तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक आएगा। तो ये छयों के छयों क्या है? इवेंट है। अब इनमें से हमें जो इवेंट चाहिए उसे हम कह देते हैं कि ये हमारा फेवरेबल इवेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने जब डाइस रोल करी, मैं चाहता हूं कि डाइस के फेस के ऊपर 2 नंबर आए, तो 2 मेरा फेवरेबल इवेंट है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 2 के आने की संभावना कितनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नंबर टू शो अप ऑन टॉप ऑफ द डाइस। तो मतलब पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि 2 डाइस के कितने फेसेस पे बना हुआ है, और ये तो आपको पता ही है एक डाइस के फेस पे ऊपर सिर्फ एक नंबर होता है, तो 2 कितने फेसेस पे बना हुआ है? एक फेस पे 1 बना हुआ है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। 2 सिर्फ और सिर्फ एक फेस पे है, मतलब वही एक फेस अगर ऊपर शो हो तो मेरा फेवरेबल इवेंट अकर होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ 1। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 6। तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो मेरा जो फेवरेबल इवेंट है उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 6 आ गई। और मेरा जो फेवरेबल इवेंट था वो क्या था कि 2 ऑन टॉप ऑफ द डाइस शो हो। तो मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है जी आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये उत्पात मचा सकते हैं कि सर ये कैसी राइटिंग लिखी हुई है, हमें समझ नहीं आ रही। तो बेटे ये वीडियो बन रही है, मैं जो बोल रहा हूं उसे तुम अच्छे से सुन सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यह रिपीट करने की भी जरूरत नहीं थी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते थे। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हमें दिखेगा नहीं। तो बेटे मैंने पहले से यहाँ पे ये मार्क करके रखा हुआ है कि इस एरिया में मैं लिखूंगा ही नहीं। आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है जी। और ये ऐसी एक्टिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं ऐसा ही हूँ या फिर हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। ये एक्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर हैपनिंग बना रहे और आप बोर ना फील करें। जब आप कभी अकेले मेरे साथ बात करोगे तो आप ये पाओगे मैं ऐसे बातें बिल्कुल भी नहीं करता। अब इसके आगे इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए देखिए कपड़ा रखा हुआ है, कैसे देसी टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं। डस्टर भी नहीं खरीद सकते बेटे, डस्टर खरीद सकते हैं लेकिन डस्टर से ये बोर्ड जो है ना ये इरेज नहीं हो पाता, इसके ऊपर ये ढीठ है। जैसे आपको जब ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए कहा था आप आए नहीं ना, आप ढीठ हो, ऐसे ही ये बोर्ड भी ढीठ है। तो ढीठ लोगों के साथ डील करना हम टीचर्स को अच्छे से आता है।
अब इसके आगे जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। चलिए, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है ध्यान से समझिए। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब वो वाला इवेंट जिसमें हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ध्यान दीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो, मैंने ये कहा कि जिसमें हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो। इसे एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक डाइस रोल करी और आप ये चाहते हो कि डाइस के ऊपर वाले फेस के ऊपर 1 आए। ठीक है जी, आप डाइस के ऊपर वाले फेस के ऊपर 1 चाहते हो और डाइस के ऊपर 1 कितनी बार लिखा हुआ होता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो मतलब आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 1 डिवाइड बाई 6। तो जब आप डाइस रोल करके इवेंट कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हो कि उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 आए, तो वो वाला इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाया जाएगा। ये तो पता चल गया आपको कि एलिमेंट्री इवेंट कौन है। तो एलिमेंट्री इवेंट कौन नहीं है, जब हम ये भी समझ लेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके तहत एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डाइस रोल करी, अब आप ये चाह रहे हो कि डाइस के ऊपर कोई भी इवन नंबर आ जाए। तो कोई भी इवन नंबर आने की संभावना कितनी है? या तो 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, और या फिर 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 3 नहीं हो गई? या 2 या 4 या 6, 3 हो गई फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितनी थी डाइस में? 6। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3 डिवाइडेड बाई 6। खैर, प्रोबेबिलिटी की तो हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तभी सिद्ध हो गया था जब हमने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गई। तो जिस वक्त हमारी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गई, मतलब 1 से ज्यादा हो गई, उस वक्त यह इवेंट एलिमेंट्री इवेंट बिल्कुल नहीं रहा। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है आपको पता चल गया। एलिमेंट्री इवेंट मतलब वो वाला इवेंट जिसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि डाइस रोल करी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, तो इवेंट को क्या कह दिया कि 2 आना। तो ये वाला इवेंट भी एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि 2 की फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऐसे ही कर करके जब आप सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड कर दोगे तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। यह एक फार्मूला भी है, यह एक रिजल्ट भी है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्या मैंने बोला? सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैलकुलेट करी, 1 डिवाइडेड बाई 6 आई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए कि डाइस के फेस के ऊपर 2 आए, वो भी 1 डिवाइडेड बाई 6 आएगी। फिर कैलकुलेट करिए डाइस के फेस के ऊपर 3 आए, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, उसके ऊपर भी 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। फिर से 1 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे ही 4 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 डिवाइडेड बाई 6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 डिवाइडेड बाई 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 हो जाती है। इतना पता चल गया जी। अगर नहीं भी पता चला तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद आती है जो अगली टर्मिनोलॉजी, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। 2 इवेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? 2 इवेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कैलकुलेट करिए, डाइस रोल करने के बाद कैलकुलेट करिए कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप कैलकुलेट करोगे ऐसे कि सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 के आने की सिर्फ और सिर्फ 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो मतलब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गई। इतना आपको पता है। अब अगला इवेंट मैं आपसे ये कह दूं कि कैलकुलेट करो कि 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फिर आप क्या करोगे कैलकुलेट? सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये तो टोटल है। अब सर आपने ये कह दिया कि 1 ना आए बाकी कोई भी आ जाए, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 2 3 4 5 6, ये सारी फेवरेबल है, लेकिन इनका नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 5, और टोटल आउटकम्स कितनी थी? 6। इसका मतलब हमारे पास 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई 6, और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई 6। ये दोनों इवेंट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यह दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब इसके आगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होता है, उसे ध्यान से समझिए क्योंकि एमसीक्यू उसमें से बनेगा।
तो देखिए एमसीक्यू क्या है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट अकर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी कि 1 आए, कितनी आई 1/6, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी कि 1 ना आए, तो ये कितनी आई 5/6। और 1 ना आए इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऊपर नॉट या बार, इस बार को क्या बोलना है नॉट, और इसे पूरा कैसे बोलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टू नॉट अकर, या फिर ऐसे बोल लीजिए। अब देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टू अकर इज इक्वल टू 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टू नॉट अकर इज इक्वल टू 5/6। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। तो मैंने यही बोला था ना रिजल्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट अकर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर इसे आप कहोगे कि सर फॉर्मूले की टाइप में लिख करके दिखाइए ताकि हम अपनी नोटबुक्स में लिख पाए, तो मान लीजिए ई आपका इवेंट है, ई ये आप लिख लेना आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू अकर ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। जो दूसरा रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, और लिखना चाहो तो लिख भी लो, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी शब्द यूज कर लेना, ये ज्यादा बेहतर है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1, ये दूसरा रिजल्ट, और ये हमारे पास पहला रिजल्ट। अब इसे अगर हम और भी ज्यादा एक्सटेंड करें तो ऐसे कर सकते हैं, ई आपका मान लीजिए इवेंट है, ये तीसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या है कि किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 होगी और ज्यादा से ज्यादा 1 होगी। जैसे जैसे 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, माइनस में नहीं जा सकती, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये चीज भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है जी, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके आगे जो अगली टर्मिनोलॉजी है उसे कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन सी होती हैं? इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब वो वाली आउटकम्स जिनके आने की संभावना सेम हो, जिसमें कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का असर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जितनी संभावना हेड के आने की है उतनी ही संभावना टेल के आने की भी है। इसके ऊपर कोई भी तरह का बायसनेस कभी भी शो नहीं होता। तो ये वाले इवेंट आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। जब हम डाइस रोल करते हैं तो जितनी संभावना 1 के आने की उतनी ही संभावना 2 के आने की, उतनी ही संभावना 3 के आने की, फिर 4, 5 अप टू सो ऑन 6, सभी नंबर्स के ऊपर शो होने की संभावना सेम है। तो जिस जिस इवेंट की शो होने की संभावना सेम है या जिस आउटकम के आने की संभावना सेम है, हम उसे क्या कहते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर इसे आपको इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे बोल देना, when we have the same possibility of getting each outcome then that particular event is likely to be equally likely event। और इसके बाद अगर आपको मैं ये कहूँ कि not equally likely, ऐसा कौन सा इवेंट होगा जो कि इक्वली लाइकली नहीं होगा, तो उसकी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बैग है और उस बैग में आपने 4 बॉल्स डाली। उन 4 बॉल्स में से जो 3 बॉल्स थी वो थी ब्लू कलर की, 3 बॉल्स थी ब्लू कलर की, और एक बॉल थी वो ग्रीन कलर की। अब उस बैग में 3 बॉल्स ब्लू कलर की हैं और एक बॉल ग्रीन कलर की है। अब आप यह डिसाइड करना चाहते हो कि जब आप बिना देखे उस बैग में से बॉल को बाहर निकालो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल एक ग्रीन बॉल हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जितनी प्रोबेबिलिटी उस बॉल के ब्लू बॉल के होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उस बॉल के ग्रीन बॉल होने की है, क्योंकि उस बैग में नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ज्यादा है। तो it is more likely that when we are about to pick out one ball from that particular bag, that particular ball should be blue ball. It is more likely to occur. Blue ball के बाहर आने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पे एक बायस क्रिएट हो चुका है ब्लू बॉल की तरफ। तो जहाँ पे बायस क्रिएट हो गया और जहाँ पे आउटकम्स के इक्वली आने की संभावना नहीं है, वहां पे हम क्या कहते हैं कि ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है।
अगर उस बैग में 3 ब्लू बॉल्स की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लू बॉल होती और 1 ग्रीन बॉल होती, तो फिर हम कह देते कि यह इवेंट इक्वली लाइकली है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, उसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है? वो वाला इवेंट जिसके होने की संभावना बिल्कुल ही जीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक पीयूष नाम का बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। पीयूष की एक दुकान है। मैं अगर जाकर के पीयूष की दुकान पे जाकर के ये कहने लग जाऊं कि पीयूष तुम्हारे कपड़ों की दुकान में मैं आज 2 शर्ट्स खरीदूंगा और मुझे बिल्कुल मुफ्त में चाहिए, तो इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। ऐसा नहीं हो सकता। पीयूष मुझे शर्ट्स फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि अगर पीयूष फ्री में शर्ट बेचेगा तो पीयूष खुद कैसे सरवाइव करेगा, दुकान कैसे सरवाइव करेगी? तो जो इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं कि यह एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और जिस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी श्योर हो, सर्टेन हो, पक्का ही हो, उसे हम श्योर इवेंट कह देते हैं, सिंपल। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि कैलकुलेट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की एग्जांपल नहीं दी, तो अभी दे देते हैं। मान लीजिए आपने एक बैग में 4 बॉल्स डाली और चारों की चारों बॉल्स का कलर है रेड। अब मैं आपसे कहूंगा बिना देखे इस बैग में से बॉल निकालिए और कैलकुलेट करिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो आप बाहर निकालोगे वो रेड बॉल ही हो। अब जब हमने बैग में डाली ही सारी की सारी रेड बॉल है, तो जब बाहर निकालेंगे तो वो भी तो रेड ही आएगी। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 4। चारों की चारों रेड है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी थी? वो भी 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे करके श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आती है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे लगता है हम तैयार हैं कि हम एक्सरसाइज को प्रोसीड कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं जी। अब हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन टनाटन सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी बुक के ऊपर एक्सरसाइज 15.1 ओपन करिए। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो वहां पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितनी होगी? इक्वल टू, हमने करा था रिजल्ट, इज इक्वल टू 1। और इसकी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये कैसे आया, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कि ये कैसे आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो इवेंट होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। चलिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम, ये भी इसके ऊपर भी एम्फेसिस किया गया था, इज इक्वल टू 1। और इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए, ये तो सारे के सारे वही हो गए जो हमने रिजल्ट तैयार किए थे। चलिए, इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना नीचे, दोबारा से एड्रेस कर दिया जाएगा आपका इशू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। कहते हैं एक्सप्लेन करिए जो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से इक्वली लाइकली कौन से हैं। चलिए देखते हैं। A driver attempts to start a car, the car starts or does not start। कहते एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की अटेम्प्ट करी, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? सुनने में लगेगा सर ये इक्वली लाइकली है, या तो कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, क्या ये इक्वली लाइकली है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार का स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो कार में सारा कुछ अच्छे से होगा, सारे पार्ट्स सही सलामत होंगे, कार में पेट्रोल होगा और कार की सर्विस टाइम पे हुई होगी, तो ज्यादा चांसेस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कार का कोई पार्ट हमने खराब करके डाला हुआ है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार स्टार्ट हो, तो फिर तो कार स्टार्ट होगी ही नहीं। तो ये जो भी चीज बाहर के किसी इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अपनी आउटकम चेंज करने की कैपेसिटी रखती हो, तो हम उसे इक्वली लाइकली इवेंट नहीं मानते। कार का स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना बहुत से एक्सटर्नल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली बिल्कुल भी नहीं है। और इसे आप लिखोगे कैसे? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स।
आगे ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। कहते हैं एक प्लेयर ने बास्केटबॉल में जो बास्केट के बीच बॉल डालते होते हैं ना, वे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। अब आप ये बताइए कि क्या वो ये कर पाएगा या नहीं। सुनने में ये भी इक्वली लाइकली लगेगा कि सर या तो बॉल बास्केट में डल जाएगा या नहीं डाला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर प्लेयर की प्रैक्टिस ज्यादा हुई तो इट इज मोर लाइकली कि वो बॉल बास्केट के अंदर डाल ही देगा, और अगर किसी प्लेयर की प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, या फिर वो छोटा बच्चा ही है, वो बॉल उठा भी नहीं पा रहा, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉल को बास्केट के बीच डाल दे, तो फिर तो पता ही है कि नहीं होगा। तो ये जो जिस भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंड करती हो, हम उसे इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट नहीं मान सकते। तो यह भी इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक कॉइन टॉस किया गया, अब हेड आएगा या टेल आएगा, ये किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के या एक्सटर्नल इवेंट जो हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके ऊपर कोई भी बायस नहीं हो सकता। जितनी संभावना हेड के आने की उतनी ही संभावना टेल के आने की भी है। तो ये एक इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन वो पहले वाले दो बिल्कुल भी नहीं थे। आगे कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा ए ट्रायल इज मेड। ये जो ट्रायल शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि अगर इस ट्रायल शब्द की जगह पे एन अटेम्प्ट इज मेड बाय ए वेल स्टडीड स्टूडेंट, अगर ऐसे होता, अगर एक वो वाला स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है वो एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करे, तो कितनी संभावना है कि उसका आंसर ट्रू होगा और कितनी संभावना है कि उसका आंसर फॉल्स होगा। क्या इन दोनों के होने की संभावना सेम है या नहीं है? तो यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई करी है इट इज मोर लाइकली कि वो अच्छे से आंसर करेगा और आंसर सही ही जाएगा, उसका आंसर सही ही होगा। अगर ऐसा होता, अगर वो वेल स्टडीड स्टूडेंट का नाम ले लेते तो फिर यह इक्वली लाइकली इवेंट नहीं रहता। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रायल का मतलब तुक्के से आंसर किया है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का। अब जब तुक्के से आंसर किया है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का, तो जितनी संभावना सही होने की है उतनी संभावना गलत होने की भी है। तो अब यह इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। यह ट्रायल शब्द बहुत जरूरी है, इसके ऊपर फोकस करिएगा। ओके, अब इसके बाद ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, क्या वो बॉय होगा या गर्ल होगा? इन दोनों इवेंट्स की संभावना भी सेम है, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ये भी एक्सटर्नल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, तो इसलिए यह भी इक्वली लाइकली इवेंट है। तो मतलब पहले दो वाले इवेंट इक्वली लाइकली नहीं थे और बाकी के दो वाले इवेंट इक्वली लाइकली हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो कह रहे हैं फुटबॉल गेम के शुरू होने से पहले जब हम टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करना एक फेयर चॉइस क्यों मानी जाती है? तो कॉइन को टॉस करना एक फेयर चॉइस इसलिए मानी जाती है क्योंकि कॉइन इज फ्री फ्रॉम ऑल द बायसेस। कॉइन कभी भी बायस होकर के आउटकम नहीं देता। जितनी संभावना टेल के आने की उतनी ही संभावना हेड के आने की भी। इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लोगे, एसटीएस स्कूल के बच्चे हो, लिख ही लोगे, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस और आपको ये पूछा गया है कि इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला है 2/3। अगर आप 2 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 0 और 1 के बीच आएगा, मतलब यह भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी चीज की। आगे है -1.5। मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता। इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? इसे बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान से। उन्होंने गिवन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू 0.05। हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट E, ये कैलकुलेट करना है। अब आपके सामने वो रिजल्ट याद करिए, वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E 0.05, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दीजिए 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। अब ये 0.05 को दूसरी तरफ इक्वालिटी के, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E जहां पे ऐसे ही पड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एज इट इज, दूसरी तरफ इक्वालिटी के 1 भी एज इट इज,
ये 0.05 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाकर के माइनस का, माइनस 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू, अब कुछ स्टूडेंट 10th क्लास में ऐसे भी हैं जो कहेंगे सर 1 माइनस 0.05 हमें करना नहीं आया माइनस, तो उनके लिए कर रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस 0.05। अब ये वाली जो सेकंड टर्म है इसमें पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट टर्म है इसमें पॉइंट्स नहीं है। अब जब माइनस करना है तो पहले दोनों को पॉइंट्स में लिखो। इसे 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.00। अब इसमें से माइनस क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और पॉइंट के आगे क्या है 0, उसे 1 के नीचे लिखिए, पॉइंट के पीछे 0 और 5 एज इट इज लिख लीजिए। अब करिए माइनस, यहाँ पे 0 से 5 माइनस हो रहा है, नहीं हो सकता, तो कैरी करके जो भी करते हैं वो 10 में से 5 माइनस हुए तो 5, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 0 माइनस हुए 9, फिर पॉइंट आ गया, फिर ये 1 था इसने कैरी दे दिया तो यहाँ पे 0 रह गया, 0 माइनस 0 0। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। यह आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग में सिर्फ और सिर्फ अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी और बिना देखे कोई एक कैंडी निकाल ली गई तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कोई बैग में थी? नहीं। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 0। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी टू बी कम आउट इज इक्वल टू 0। इसके बाद लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जब सारी की सारी हमने डाली ही लेमन फ्लेवर्ड थी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इन्हें जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसके आगे, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है लेक्चर काफी लंबा हो गया है। अब इसके भी मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा और ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपसे आपकी फीडबैक पूछी जाएगी। ठीक है जी। इस वीडियो में आपको जो जो चीजें अच्छी नहीं लगी या जिस जिस चीज से आपको तकलीफ हुई, हो सकता है मेरे बोलने के स्टाइल से भी आपको तकलीफ हो, तो आप वो भी बता देना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको क्या क्या चीज अच्छी नहीं लगी, ताकि हम इम्प्रूव हो पाए। अगली वीडियो में वो सारी चीजें इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा जो आप इस वीडियो में नोटिस करवाओगे। मैं चाहूँ तो सारे के सारा चैप्टर के ऊपर ये वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी चीज के ऊपर दिक्कत हुई तो फिर वो एड्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो रोक रहा हूँ। जिस भी चीज के ऊपर आपको दिक्कत होगी प्लीज उसे बताइए कमेंट लिख करके, या फिर मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, हम अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने इतना सुना है तो ये चीज के लिए भी पेशेंस चाहिए। अगर आपने इतनी पेशेंस दिखाई है तो थैंक यू सो मच।